नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं वायुदाब और वायुदाब पेटियां। और वायुदाब पेटियों के अंतर्गत लास्ट क्लास तक हमने बात की वायुदाब और इसके संदर्भ में वायुदाब पेटियों की मुख्य स्थिति के संदर्भ में और कौन कौन सा वायुदाब पेटियों का प्रकार होता है इसकी भी हमने बात की। साथियों, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं इस क्लास में और बात कर रहे हैं वायुदाब पेटियों की। साथियों, वायुदाब पेटियां, जैसा कि हमने अभी लास्ट क्लास में बात की थी कि ये वायुदाब पेटियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, जिसमें एक गतिजन्य वायुदाब पेटियां होती हैं जो पृथ्वी की घूर्णन गति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं। दूसरी तापमान के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली वायुदाब पेटियां। और इस दृष्टि से हमने यहां पर इन दोनों के वर्गीकरण की बात की और पुनः जब इनका वर्गीकरण करते हैं तो हम गतिजन्य वायुदाब पेटियों के अंतर्गत बात करते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं और विशेष रूप से इनकी संख्यात्मक दृष्टि से बात करें तो गतिजन्य वायुदाब पेटियों की संख्या 4 होती हैं। ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के नाम से जानी जाती हैं। और ऐसी वायुदाब पेटियां जिनके निर्माण में तापमान की महत्वपूर्ण भूमिका है या तापमान के परिणाम स्वरूप जो वायुदाब पेटियां निर्मित होती हैं, इन्हें पुनः दो भागों में विभाजित किया और ये विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब पेटी तथा ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी के रूप में कुल वायुदाब पेटियों की संख्या है 3। और इस दृष्टि से हमने बात की कुल वायुदाब पेटियों की बात करते हैं तो ये 7 वायुदाब पेटियां होती हैं। अब हम इसको डिटेल करते हैं, एक एक को डिटेल करते हैं। तो यहां पर हम हालांकि इसकी स्थिति के संदर्भ में पहले ही बात कर चुके हैं, फिर भी मैं फास्टली एक बार इस स्थिति से आपको पुनः रूबरू करवाऊं और यहां पर पुनः हम इन वायुदाब पेटियों की स्थिति के संदर्भ में बात करते हैं। तो यहां देखिएगा, ये जो पेटी का क्षेत्र है ये होगा दोनों ही गोलार्धों में, ये उच्च वायुदाब पेटी होगी जो दोनों ही गोलार्धों में स्थित होगी। हालांकि हमने वहां पर लास्ट डायग्राम में अच्छे से इसकी बात की है, तो यहां वापस से मैं इतना बड़ा डायग्राम तो यहां नहीं बना रहा हूं, लेकिन यहां फिर भी मैं वायुदाब पेटियों की यहां स्थिति से की यहां पर बात करूंगा। ये जो पिंक कलर से जो दर्शाया जा रहा है ये निम्न वायुदाब पेटियां होंगी और उच्च वायुदाब पेटियों को मैं इस अलग पर्पल कलर से यहां शो कर रहा हूं। ध्रुवीय उच्च उपध्रुवीय निम्न उपोष्ण उच्च और विषुवतरेखीय निम्न। विषुवतरेखीय निम्न। पुनः दक्षिण में भी बात करें तो इससे दक्षिणी गोलार्ध की उपोष्ण उच्च उपध्रुवीय निम्न। उपध्रुवीय निम्न तथा ध्रुवीय उच्च तथा ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। स्थिति 5 डिग्री से 5 डिग्री दोनों ही गोलार्धों में रहेगी। 5 नॉर्थ 5 साउथ। 30 से 35, 60 से 65, 85 से 90। पुनः यहां 30 से 35 साउथ, 60 से 65 साउथ, 85 से 90 साउथ। ठीक है, ये विशेष रूप से इस क्षेत्र को याद रखें। और इसके अलावा जहां हम इस
उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी की बात करते हैं तो यहां से अश्व अक्षांश का क्षेत्र है ये। साथियों मैं यहां से अलग से यहां लिख रहा हूं, अश्व अक्षांश पेटी भी कहते हैं, अश्व अक्षांश पेटी भी कहा जाता है। और जहां हम बात करें इस विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की, इसे शांत पेटी भी कहा जाता है, शांत पेटी भी कहते हैं। अब हम एक एक को यहां डिटेल करते हैं। चलिए बात शुरू करते हैं। हम पहली गतिजन्य पेटी से शुरुआत करते हैं और गतिजन्य पेटी के अंतर्गत यहां हम बात कर रहे हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से। ठीक है, अब हेडिंग डालते हैं हम उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से। पहले हम बात कर रहे हैं गतिजन्य पेटियों से शुरुआत करें तो एक्चुअल में इन गतिजन्य वायुदाब पेटियों का निर्माण कैसे होता है और क्या इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण और बात है, इसकी भी बात करें। गतिजन्य वायुदाब पेटी, गतिजन्य वायुदाब पेटियां, और जैसा कि सामान्य रूप से हम जानते हैं इसकी उत्पत्ति में मुख्य रूप से पृथ्वी की घूर्णन गति का योगदान है। तो इसकी परिभाषा में बात करें तो हम यहां बात करते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति तथा कोरियोलिस प्रभाव। चूंकि हम कोरियोलिस प्रभाव के बारे में बात करेंगे कि कोरियोलिस प्रभाव का भी जो उत्पत्ति या फिर इसका जो प्रादुर्भाव है वो भी पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न होने वाले विक्षेपण बल से होता है। इस कारण से मैं इन दोनों के संदर्भ में बात करूं, या मोटे मोटे रूप से हम कह सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण होती है। साथियों फिर बात करें कोरियोलिस प्रभाव क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें कोरियोलिस की। दोस्तों कोरियोलिस महोदय ने, जिनका नाम था जीजी कोरियोलिस, इन्होंने 1935 में सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर गतिमान प्रत्येक वस्तु अपने मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं, अपना मूल स्थान छोड़ देती हैं, और उसमें जो ये विक्षेपण आता है इस प्रभाव को सबसे पहले कोरियोलिस महोदय ने इसे सबसे पहले बताया था। इस कारण से इस प्रभाव को कोरियोलिस प्रभाव कहा जाता है। फिर कई बार प्रश्न आता है कि कोरियोलिस प्रभाव सर्वाधिक कहां होता है, तो याद रखिएगा कोरियोलिस प्रभाव सर्वाधिक ध्रुवों पर और न्यून हमेशा निम्न प्रभाव विषुवत रेखा पर होता है। ठीक है, विशेष रूप से यह ध्यान रखें। और फिर हम इसे पुनः एक एक को डिटेल करें। उससे पहले मैं यहां बताना चाहूंगा पृथ्वी पर मौजूद जो गतिजन्य पेटियां हैं इसकी बात करें। पृथ्वी की गतिजन्य पेटियों का निर्माण, गतिजन्य पेटियों का निर्माण पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन, जिसे परिभ्रमण भी कहते हैं, रोटेशन मोशन, घूर्णन गति एवं कोरियोलिस प्रभाव या कोरियोलिस बल एवं कोरियोलिस प्रभाव या कोरियोलिस बल से प्रभाव से होता है। अब बात करते हैं कि कोरियोलिस प्रभाव क्या होता है, कोरियोलिस बल क्या होता है। हालांकि हम इसकी बात बहुत बार पहले भी कर चुके हैं और यहां पर भी विशेष रूप से यहां नोट डाल के लिख रहे हैं कोरियोलिस प्रभाव क्या होता है। कोरियोलिस प्रभाव और इस कोरियोलिस प्रभाव के आधार पर ही फेरल महोदय ने फेरल का नियम दिया था। तो हम यहां पर पहले बात करें कोरियोलिस प्रभाव क्या होता है। साथियों जैसा कि अभी हम बात कर चुके हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो पृथ्वी पर विद्यमान जो गतिमान वस्तुएं हैं, पृथ्वी पर मौजूद गतिमान वस्तुएं, प्रत्येक गतिमान वस्तु अपने मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं, यही कोरियोलिस प्रभाव है। सर्वप्रथम कोरियोलिस ने इस प्रभाव को बताया था। सर्वप्रथम
जीजी कोरियोलिस ने 1935 में बताया 1935 में बताया कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक गतिमान वस्तु, जिसमें चाहे वो जलधारा हो चाहे वायु हो, प्रत्येक गतिमान वस्तु जैसे पवन और जलधारा, ठीक है, अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं, अपनी मूल स्थिति में नहीं रहती हैं। मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं। इसी को कहा जाता है कोरियोलिस प्रभाव। इसे कोरियोलिस प्रभाव कहा जाता है। इसे कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। तो याद रखिएगा कोरियोलिस प्रभाव क्या होता है, इस पृथ्वी की घूर्णन गति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। और सबसे पहले बड़ी बात यहां यह भी याद रखनी है, सर्वाधिक ध्रुवों पर और न्यूनतम भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर सबसे कम पाया जाता है। न्यूनतम कहां पाया जाता है? विषुवत रेखीय क्षेत्रों पर पाया जाता है। और इसी कोरियोलिस प्रभाव पर ही फेरल ने फेरल का नियम दिया था। फेरल ने कोरियोलिस प्रभाव पर ही नियम दिया था। इन्होंने कहा था कि कोरियोलिस प्रभाव के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती हैं। ये फेरल का नियम था। ये भी साथ में हम यहां ध्यान रखें। और इसके बाद में फिर हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से जो गतिजन्य पेटियां जो बन रही हैं, इन दो गतिजन्य पेटियों की हम यहां बात कर रहे हैं। कौन कौन सी हो रही हैं, इसके संदर्भ में यहां बात करें। गतिजन्य पेटियां निम्नलिखित हैं। गतिजन्य पेटियां निम्न है। और इसमें हम सबसे पहले नंबर 1 बात कर रहे हैं उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी की। उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। और अब यहां पर ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हम बार बार यही बात करते आ रहे हैं कि ये जो पेटियां हैं इनका निर्माण पृथ्वी की घूर्णन गति से हो रहा है और साथ में कोरियोलिस प्रभाव का भी यहां इफेक्ट नजर आ रहा है।
तो अब हम बात करते हैं कि ये पेटी जो कहां पाई जाती है, इसका विस्तार कहां है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इसका विस्तार, जो कि हम यहां लास्ट टाइम में इस डायग्राम पे देख चुके हैं, इसका विस्तार है साथियों उपोष्ण उच्च पेटी, जो कि 30 से 35 डिग्री के बीच में है। कहां पर है? 30 से 35 डिग्री, दोनों ही गोलार्धों में, उत्तर में भी और दक्षिण में भी ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती हैं। अब यहां बात कर रहे हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी की। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी जिसकी स्थिति है 30 से 35 डिग्री, दोनों ही गोलार्धों में। ठीक है, अब यहां सबसे पहले इसकी स्थिति के संदर्भ में इसके विस्तार की बात करें। इसका विस्तार कहां है? 30 डिग्री से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में, दोनों गोलार्ध में। ठीक है, याद रखिएगा इसकी स्थिति कहां है? 30 से 35 डिग्री, दोनों गोलार्धों में इसकी स्थिति है, दोनों गोलार्ध में ये पेटी पाई जाती है। अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इस गतिजन्य पेटी की बात करते हैं। तो साथियों, इस पेटी के संदर्भ में कहा जाता है कि डोलड्रम से उठने वाली जो गर्म पवनें होती हैं, ये ठंडी होकर यहां अवतलित होती हैं। डोलड्रम से उठने वाली गर्म पवनें, यहां वापस से डायग्राम पे हम यहां बात कर रहे हैं, तो देखिएगा ये जो क्षेत्र है जिसे शांत पेटी या डोलड्रम कह रहे थे, यहां से क्योंकि यहां तापमान, सौर तापमान उच्च होता है, इस कारण से यहां जो सतही पवनें हैं वे गर्म होकर समन धारा के रूप में ऊपर उठती हैं, और यहां से ऊपर उठने वाली गर्म पवनें जो पुनः आकर कहां की ओर अवतलित हो जाती हैं, इस यहां से ये पवनें अवतलित हो जाती हैं इस उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पर, और यहां से अवतलित होने से इस क्षेत्र में उच्च वायुदाब की, क्योंकि यहां से उठने के बाद में ठंडी होकर यहां पवनें अवतलित हो रही हैं, इस कारण से यहां पर उच्च वायुदाब की स्थिति का निर्माण हो रहा है। वहीं दूसरी ओर हम इसके संदर्भ में जब बात करते हैं कि ये जो पेटी है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में, जैसा कि हम इसे हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के संदर्भ में कहा जाता है कि जो प्राचीन समय में, जब मध्यकाल के दौरान, जब यूरोपियंस जो समुद्री नाविक थे, ये जब समुद्री यात्रा करते हैं, तो इस दौरान इन्होंने यहां से देखा कि जब ये इनकी जो नावें यहां से गुजरती थी, तो नावों के गुजरने के दौरान यहां इस क्षेत्र से जैसे ही गुजरती तो वायु उस पर भार डालती, वायु के अवतलित होने से नाव को डूबने जैसी कंडीशन बन जाती थी। इसलिए नाविक नाव को बचाने के लिए, अपने नाव के भार को कम करने के लिए कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे, और इस कारण से इस उपोष्ण कटिबंधीय पेटी को अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है, इसे हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है, चलिए यहां बात करते हैं। इस पेटी के निर्माण के संदर्भ में बात करते हैं, कैसे इसका निर्माण होता है। यहां यानी 30 से 35 डिग्री, यहां विषुवत रेखीय या डोलड्रम पेटी या डोलड्रम पेटी, विषुवत रेखी या डोलड्रम पेटी से उत्पन्न गर्म पवनें हल्की होकर, गर्म पवनें हल्की होकर ऊपर उठती हैं, ऊपर गर्म पवनें ऊपर उठने के बाद
ठंडी होकर, ऊपर उठने के बाद ठंडी होकर इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र की सतह पर अवतलित हो जाती हैं, इस सतह पर अवतलित हो जाती हैं, जिससे ठंडी पवनों के अवतलन से, जिससे यहां उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण होता है, जिससे यहां उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। ठीक है, यहां किस कारण से हो रहा है? क्योंकि यहां आकर ये पवनें अवतलित हो रही, ठंडी पवनों के अवतलन के कारण इस क्षेत्र में तापमान में गिरावट आ जाती है, और तापमान में गिरावट आने के कारण इस क्षेत्र के अंतर्गत हम जैसा कि कहते हैं कि तापमान और वायुदाब में हमेशा विपरीत संबंध होता है। इस कारण से यहां पर इस ठंडी पवनों के अवतलन से इस स्थिति का यहां पर निर्माण होता है। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं, इसके पश्चात हॉर्स लैटिट्यूड की बात करते हैं कि हॉर्स लैटिट्यूड क्या होते हैं। तो देखिए, अश्व अक्षांश इसे क्यों कहा जाता है, इसकी भी यहां बात करें। अश्व अक्षांश मध्यकाल में समुद्री नाविक, मध्यकाल में समुद्री नाविक जब इस क्षेत्र से या इस पेटी से, जब इस क्षेत्र से यात्रा करते थे, तब यहां भारी वायु के अवतलन से, भारी और ठंडी वायु के अवतलन से, भारी और ठंडी वायु के अवतलन से उनकी नावें डूबने लगती, तो वे अपनी नाव का भार कम करने के लिए, नाव का भार कम करने के लिए कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे, समुद्र में फेंक देते थे। कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंकते, और वो स्थान कौन सा होता? ये स्थान होता 30 से 35 डिग्री का, और इस कारण से इस 30 से 35 डिग्री को हम किस नाम से जानते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। फेंक देते थे, इसलिए इस 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री दोनों गोलार्धों में अक्षांश क्षेत्र को अश्व अक्षांश पेटी या अंग्रेजी में
हॉर्स लैटिट्यूड, हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। इसलिए इस पेटी को क्या कहा जाता है? हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, हॉर्स लैटिट्यूड के संदर्भ में आपको विशेष रूप से यहां ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार इस हॉर्स लैटिट्यूड को लेकर प्रश्न पूछा गया है कि यह इसकी स्थिति क्या है। तो विशेष रूप से हॉर्स लैटिट्यूड के संदर्भ में याद रखना, दोनों ही गोलार्धों में 30 से 35 का जो क्षेत्र है, ये अक्षांशीय क्षेत्र जिसे हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इस उच्च वायुदाब पेटी की बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक और विशेषता की हम यहां बात करते हैं। आपने देखा होगा कि यहां विश्व के मानचित्र पर अधिकांशतः जो मरुस्थलीय क्षेत्रों की विस्तार की बात की जाए तो वे मरुस्थलीय क्षेत्र अधिकांशतः महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ही स्थित हैं, और विशेष रूप से गर्म मरुस्थलों की बात की जाए तो साथियों, इस वायुदाब पेटी के अंतर्गत विश्व में गर्म मरुस्थलों का निर्माण होता है। क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जैसा कि हमने अभी यहां बात की कि वायु के अवतलन के कारण यहां बादलों का निर्माण नहीं होता है। साथियों, इस क्षेत्र में वायु के अवतलन के कारण यहां बादलों का निर्माण नहीं होता, या यूं कहें कि यहां वायुमंडलीय स्थायित्व की स्थिति बनने के कारण यहां पर आकाश है जो बादलों से मुक्त रहता है। और दूसरी बात कि इसी कारणों से यहां पर प्रतिचक्रवातीय दशाएं उत्पन्न होती हैं, और इन प्रतिचक्रवातीय दशाओं के कारण इस क्षेत्र में, इस पेटी में स्थायी शुष्कता का निर्माण होता है, और इसी कारण से यहां विश्व में गर्म मरुस्थलों का निर्माण होता है। यहां इस मानचित्र के माध्यम से देखिएगा, आप देखते हैं कि इस पेटी की जहां स्थिति की बात करते हैं तो हम कहते हैं यह दोनों ही गोलार्धों में कहां है? 30 से 35 डिग्री के मध्य स्थित है। तो यहां आप देखिएगा, ये है लगभग 30 से 35 डिग्री का स्थान, और तीस से 35 का स्थान। और इस संदर्भ में आप यहां देखिएगा 30 डिग्री, और दक्षिण में भी आप यहां देखेंगे तो यह भी 30 डिग्री के आसपास का क्षेत्र है। और यहां महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों की ओर देखें तो यहां आप देख पाएंगे कि किस तरह से ये, चाहे सहारा मरुस्थल की बात हो अफ्रीका में, चाहे अरेबियन मरुस्थल की, अरब के मरुस्थल की बात हो, चाहे देनाकिल मरुस्थल की बात हो, या फिर हमारे भारत के थार के मरुस्थल की बात की जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया के, विशेष रूप से हम ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया आदि की बात करें, चाहे कालाहारी और नामी मरुस्थल की यहां अफ्रीका में बात की जाए, या पेंटागोनिया मरुस्थल दक्षिण अमेरिका की बात की जाए। साथियों, इसके अलावा चाहे आप ग्रेट बेसिन की बात करें जो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी किनारों पर स्थित है, ये सभी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र इन महाद्वीपों के विशेष रूप से पश्चिमी किनारों पर है। आप देखिएगा, आप यहां नोट कर पाएंगे कि मरुस्थलीय क्षेत्र है जो इस पेटी में पाया जाता है, और ये इस पेटी में पाए जाने वाले मरुस्थलीय जो क्षेत्र है वे अधिकांशतः महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। और इसके अलावा इस पेटी की विशेषता है कि इस पेटी से व्यापारिक और पछुआ पवनें चलती हैं, जैसा कि हमने लास्ट टाइम में भी बात की है। तो याद रखिएगा, इस उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी में वायु के नीचे अवतलित होने के कारण प्रतिचक्रवात की स्थितियां बनती हैं, और प्रतिचक्रवात की दशाओं के बनने के कारण ही महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थायी शुष्कता के कारण यहां मरुस्थलीय क्षेत्र विकसित होते हैं। इसी पेटी की हम यहां बात कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं इसी को ही। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में वायु के अवतलन के कारण, वायु के सतह पर नीचे अवतलन के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर
प्रति चक्रवात के कारण प्रति चक्रवात की स्थिति के कारण स्थायी शुष्कता अर्थात सूखापन, स्थायी शुष्कता की दशा बनती है। स्थायी शुष्कता की दशाएं बनने से यहां यानी कि पश्चिमी किनारों पर, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर गर्म मरुस्थल बनते हैं। और जैसा कि हम अभी बात कर चुके हैं, ये गर्म मरुस्थल यहां मैप पे बात कर चुके हैं किस तरह से पश्चिमी किनारों पर ऐसी स्थितियां बनती हैं। इसी कारण से यहां यानी कि महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर गर्म मरुस्थल बनते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल में हमने यहां पर बात की। तो इस प्रकार से यहां पर क्या है, स्थायी शुष्कता की स्थितियां बनती हैं और वायुमंडलीय स्थायित्व पाया जाता है, और वायुमंडलीय स्थायित्व के कारण से यहां पर ये कंडीशंस बनती है। और दूसरी बात, इस पेटी से उत्तर में पछुआ पवनें व दक्षिण में व्यापारिक पवनें चलती हैं। दक्षिण में व्यापारिक पवनें चलती हैं। पवनें चलती हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरी गतिजन्य पेटी की बात करते हैं। और ये दूसरी गतिजन्य पेटी है साथियों, जिसे हम उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है, और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इन क्षेत्रों में वायु सतह से ऊपर उठती हैं, जिसके कारण यहां निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। या दूसरे शब्दों में हम यहां कहें, इस पेटी की उत्पत्ति के संदर्भ में बात करें तो साथियों, जो इसकी स्थिति है, यहां देखिएगा, हम मैप पे डायग्राम पे यहां बात करते हैं। ये कहां है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी की अभी हमने बात की। इसके बाद में हम इस उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की बात करते हैं। तो इसका निर्माण क्यों हो रहा है, ये उपध्रुवीय पेटी जो कि ध्रुवीय शीत क्षेत्रों से दक्षिण में स्थित है, या यहां इसकी स्थिति है। और दूसरी बात कि इसकी स्थिति का ही बात करें तो जैसा कि हम अभी बात कर चुके हैं कि ये पेटी जो कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यहां से वायु है वो सतह से ऊपर उठती हैं, और सतह से ऊपर उठकर, जैसा कि हम यहां पर बात कर चुके हैं, यहां ध्रुवीय कोशिका यहां प्रभावी होती हैं, और यहां से ध्रुवीय कोशिका है वो यहां की जो ऊपर उठी हुई जो पवनें हैं वो जाकर ध्रुवीय क्षेत्र में अवतलित होती हैं। तो यहां से ऊपर उठने के कारण यहां निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। दूसरी बात कि यहां पर इस क्षेत्र में ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से आने वाली, यहां से इस ध्रुवीय क्षेत्र से ठंडी पवनें आती हैं, आने वाली पवनें और अश्व अक्षांश, क्योंकि यहां से जो ध्रुवीय पवनें आ रही हैं, और दूसरी बात यहां से जो अश्व अक्षांश या इस पेटी से आने वाली जो पछुआ पवनें हैं, दोनों ही यहां आकर क्या हो रही हैं, अभिसरित हो रही हैं, दोनों आकर यहां पर टकरा रही हैं। इनके आपस में टकराने के कारण टकराने के बाद में जो पवनें हैं वो ऊपर उठती हैं, और इस कारण से भी इस निम्न वायुदाब पेटी का, इस निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होता है। तो दोनों ही कंडीशंस के संदर्भ में हम यहां बात कर चुके हैं। विशेष रूप से इसका जो विस्तार, इसकी जो स्थिति है वो 60 से 65 डिग्री के मध्य है, दोनों ही गोलार्धों में ये पाई जाती हैं। और दूसरी बात कि यहां इस ध्रुवीय क्षेत्र की अपेक्षा ये नीचे होने के कारण यह अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, और यहां तापमान अधिक होता है ध्रुवीय क्षेत्र की अपेक्षा, और यहां ध्रुवीय पवनें और पछुआ पवनों के अभिसरण के कारण, ध्रुवीय पवनों और पछुआ पवनों के अभिसरण के कारण यहां पर निम्न वायुदाब उत्पन्न होता है। इस कारण से इस पेटी का निर्माण होता है। तो ये विशेष रूप से हमें यहां इस गतिजन्य पेटी की भी यहां बात करें
नंबर 2, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी विस्तार 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों ही गोलार्धों में, दोनों गोलार्ध में, दोनों गोलार्ध में ये 2 पेटियां पाई जाती हैं। फिर बात करते हैं इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में। हम दोनों फैक्ट की बात करेंगे कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यहां की वायु, यहां की वायु, यहां की वायु ऊपर उठकर, यहां की वायु ऊपर उठकर ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर अवतलित होती हैं। क्षेत्रों पर अवतलित होने से यहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। या दूसरे शब्दों में कहें, यहां इसी को अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ध्यान रखें, यह ध्रुवीय क्षेत्र की अपेक्षा, यहां ध्रुवीय क्षेत्र की अपेक्षा अधिक तापमान पाया जाता है, की अपेक्षा अधिक ताप पाया जाता है, ध्रुवीय क्षेत्र की अपेक्षा यहां अधिक ताप पाया जाता है, तथा इस क्षेत्र में या इस पेटी में उत्तर से आने वाली ध्रुवीय पवनें, इस पेटी में ध्रुवीय पवनों व दक्षिण से आने वाली पछुआ पवनों व पछुआ पवनों का अभिसरण या टकराव, अभिसरण होने से यहां निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण होता है, पेटी का निर्माण होता है। तो विशेष रूप से यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये क्यों यहां विशेषतः यहां हम बात करते हैं, तो इसके निर्माण में ध्रुवीय पवनें और पछुआ पवनें दोनों ही यहां आकर क्या होती हैं, अभिसरित होती हैं, आपस में टकराती हैं। और इसके टकराव के कारण किस तरह से ये टकराती हैं, तो जैसा कि हम यहां बात करें, ये हमारी 60 से 65 की पेटी है। तो जहां हम बात करते हैं ये है ध्रुवीय क्षेत्र, ये है ध्रुवीय क्षेत्र, और यहां बात करते हैं ये है 30 से 35 डिग्री की उच्च वायुदाब की पेटी। तो यहां जब हम बात करते हैं उच्च वायुदाब पेटी से जो
व्यापार जो पछुआ पवनें आती हैं, पछुआ पवनें इस तरह से यहां से आ रही हैं और इस पेटी पर आ रही हैं, यहां टकरा रही हैं। उत्तर की ओर से आने वाली जो ध्रुवीय पवनें ये आकर यहां आपस में इस पेटी में टकरा रही हैं। इन क्षेत्र में इसके टकराने के कारण इस क्षेत्र में की जो वायु है वो क्या हो जाती हैं, ऊपर उठ जाती हैं और अभिसरण होने से यहां की वायु है वो ऊपर उठ जाती हैं और इस कारण से यहां पर निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। तो मैं यहां थोड़ा सा इसे क्लियर करूं, होने से यहां की वायु हल्की और गर्म होकर ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने से निम्न वायुदाब पेटी बनती है, निम्न वायुदाब पेटी बनती है। ठीक है, ये क्लियर। दो पेटियां, जो दो गतिजन्य पेटियां थी, यहां पर कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं गतिजन्य पेटियों के पश्चात, नेक्स्ट हेडिंग डाल रहे हैं हम तापजन्य पेटी की बात करें। नेक्स्ट हेडिंग डालें तापजन्य पेटियां। साथियों, जैसा कि हम तापजन्य पेटियों के संदर्भ में बात कर चुके हैं कि तापजन्य पेटियों की उत्पत्ति कैसे होती है, कि ये वायुदाब पेटियां जिनकी उत्पत्ति में तापमान की जो भिन्नता होती है, इस तापमान में भिन्नता के परिणाम स्वरूप जो वायुदाब पेटियां उत्पन्न होती हैं, बनती हैं, उन्हें हम तापजन्य वायुदाब पेटियां कहते हैं। विशेष रूप से इन पेटियों के अंतर्गत हम दो प्रकार की पेटियों की बात करते हैं। एक विषुवत रेखीय क्षेत्र की वायुदाब पेटी, जिसे हम विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं, और दूसरी जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, दोनों ही गोलार्धों में। इस तरह से तापजन्य पेटियों की बात करें तो कुल 3 तापजन्य पेटियां इस ग्लोब पर हैं। तापजन्य पेटियों की उत्पत्ति, तापजन्य पेटियों की उत्पत्ति तापमान में भिन्नता के परिणाम स्वरूप, तापमान में भिन्नता के परिणाम स्वरूप होती हैं, तापमान में भिन्नता के परिणाम स्वरूप होती हैं। पृथ्वी पर ये 3 पेटियों के रूप में विस्तृत है, ये 3 पेटियों के रूप में पाई जाती हैं। 3 पेटियां कौन कौन सी हैं, इनकी हम बात करेंगे। तो यहां विशेष रूप से हम यहां बात कर चुके हैं इसकी। नंबर 1 विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, एक विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, और इसकी स्थिति है भूमध्य रेखा से दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण। एंड नंबर 2 ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, ये 2 पेटियां हैं जो हम इस तापजन्य पेटी के अंतर्गत इनकी यहां बात कर रहे हैं। हेडिंग डालते हैं नंबर 1 विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। और साथियों, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी के अंतर्गत हम यहां बात करें तो सबसे पहले इसकी स्थिति से आपको यहां वाकिफ करवाता हूं। यहां डायग्राम पे पुनः हम चलते हैं
और इस डायग्राम पे आप देखिएगा, ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का भाग। और इस भाग पर चूंकि हम जानते हैं यहां वर्ष पर्यंत सूर्य की लंबवत किरणें होती हैं, अत्यधिक सौर ताप की प्राप्ति के कारण यह क्षेत्र उच्च तापीय क्षेत्र बन जाता है और इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में उच्च तापमान के परिणाम स्वरूप यहां निम्न वायुदाब की स्थिति का निर्माण होता है। यह तापमान के परिणाम स्वरूप हो रही है। इस क्षेत्र के अंतर्गत इसकी स्थिति की बात करें तो यह 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के बीच में पाई जाने वाली एक वायुदाब पेटी है। जहां हम दूसरी ध्रुवीय पेटी की बात करेंगे तो ये 85 टू 90 डिग्री के पास में दोनों ध्रुवीय क्षेत्र में, दोनों ही गोलार्धों में इस पेटी की स्थिति पाई जाएंगी। हम इस पेटी की बात करेंगे, इस विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की बात करेंगे तो यहां हम देखेंगे कि इस पेटी को शांत पेटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पवनें समन धाराओं के रूप में लंबवत चलती हैं। यहां पवनें क्षैतिजीय न चलने के कारण इन पवनों में आवाज नहीं होती, गति नहीं होती। गति के अभाव में इस पेटी को, या इस गति के अभाव में इस पेटी को शांत पेटी के नाम से या डोल्ड्रम के नाम से जाना जाता है। तो विशेष रूप से यहां आपको इस पेटी के संदर्भ में खास तौर से यह बात ध्यान रखनी है, इस पेटी की स्थिति कहां है? इस पेटी की स्थिति भूमध्य रेखा के या विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में है। सबसे पहले हम इसके विस्तार की यहां बात करें, इसका विस्तार। भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण के मध्य, 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण के मध्य ये पेटी विद्यमान है। इसके पश्चात फिर हम बात करें इस पेटी के संदर्भ में, इसके विस्तार के बाद में क्यों बनती है, तो जैसा कि अभी हमने यहां बात की, इसका जो निर्माण है उच्च तापमान के कारण होता है और उच्च तापमान होने के कारण ही यहां निम्न वायुदाब की परिस्थितियां बनती हैं। तो विशेष रूप से ये वो क्षेत्र है जहां वर्ष पर्यंत सूर्य की किरणों का सीधापन या लंबवत रहती हैं। फिर हम यहां बात करेंगे ITCZ की भी बात करेंगे, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन की बात करेंगे, किस तरह से इसे यहां अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का निर्माण होता है और क्यों इस पेटी को शांत पेटी या डोल्ड्रम के नाम से भी जाना जाता है। पहले हम यहां बात करते हैं इसके निर्माण के संदर्भ में। इस क्षेत्र में सूर्य की वर्ष पर्यंत लंबवत स्थिति के कारण लंबवत या सीधी स्थिति के कारण यहां उच्च सौर ताप की प्राप्ति होती है। उच्च सौर ताप प्राप्त होता है, उच्च सौर ताप प्राप्त होता है। इसलिए उच्च सौर ताप प्राप्त होता है, इसलिए यहां उच्च तापमान के कारण निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है या बनता है। निम्न वायुदाब के क्षेत्र का निर्माण होता है, इस निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं इस पेटी के संदर्भ में ही। यहां पवने क्षैतिजीय न चलकर लंबवत या ऊर्ध्वाधर चलती हैं। लंबवत
चलती हैं और वो भी संवहनी धारा के रूप में, संवहन धारा के रूप में लंबवत चलती हैं। इसलिए लंबवत चलती हैं, इसलिए वायु शांत रूप में होने से इस पेटी को शांत पेटी या डोलड्रम, इस पेटी को शांत पेटी या डोलड्रम कहा जाता है। शांत पेटी या डोलड्रम कहते हैं। अब शांत पेटी और डोलड्रम की बात की क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पवन के अंदर वायु में वेग के अभाव के कारण या क्षैतिजीय न चलने के कारण ऊर्ध्वाधर चलती है संवहन धारा के रूप में, इसलिए इसमें आवाज नहीं होती, और आवाज नहीं होने के कारण इस पेटी को शांत पेटी या फिर क्या बोला जाता है? डोलड्रम बोला जाता है। इसके अलावा यह ITC-Z का भी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? ITC-Z का। ITC-Z का मतलब यहां दोनों तरफ से व्यापारिक पवनों का आपस में यहां पर क्या होता है? टकराव होता है, और टकराव होने से, अभिसरण होने से इस क्षेत्र में ITC-Z का निर्माण होता है। चलिए अब हम यहां बात करते हैं ITC-Z क्या होती है। यहां या यह पेटी ITC-Z का क्षेत्र है, ITC-Z का क्षेत्र है। अब यहां बात करें कि ITC-Z क्या होता है। सबसे पहले तो यहां बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म की। ITC-Z, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस या कन्वर्जिंग जोन, और इसे हिंदी में कहा जाता है अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। अब देखिएगा इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो विशेष रूप से इसके संदर्भ में भी आपको याद रखना है, ये जो पेटी है ये 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच जो डोलड्रम पेटी है, इसी को कहा जाता है ITC-Z भी बोला जाता है। इस ITC-Z के संदर्भ में कई बार आता है कि ये ITC-Z सूर्य की ताप के आधार पर अपनी स्थिति में विस्थापन करता है, ये अपनी स्थिति को बदलता है। कैसे बदलता है यहां भी, इसकी भी यहां बात करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर बात कर रहे हैं ITC-Z का निर्माण, ITC-Z का निर्माण उत्तर से आने वाली व्यापारिक पवने, जिन्हें नेट पवने, मैं यहां नेट लिख रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, नेट पवनों व दक्षिण से यानी कि दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली, दक्षिण से आने वाली सेट पवने, यानी कि व्यापारिक पवनों का ही प्रकार है दक्षिणी गोलार्ध में, जैसे सेट पवने या साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहा जाता है। सेट पवनों के अभिसरण से या टकराव से होता है। और विशेष बात ITC-Z के संदर्भ में, ITC-Z सूर्य की स्थिति के अनुसार या सूर्य की स्थिति अनुसार अपने मूल स्थान से, जो कि 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री
दक्षिण है, अपने मूल स्थान से विक्षेपित होता है। मूल स्थान से 5 डिग्री सूर्य के अनुसार विक्षेपित होता है। और साथियों, इस ITCZ के विक्षेपण के परिणाम स्वरूप 2 प्रकार की जलवायु का परिवर्तन देखने को मिलता है। जहां हम हमारे यहां देश में यानी कि भारत में आने वाली जो मानसूनी पवनों की बात करते हैं, तो इन मानसूनी पवनों का जो निर्माण है वो भी इस ITCZ के विस्थापन के परिणाम स्वरूप होता है। क्योंकि आप भारतीय मानसून को पढ़ते हैं तो वहां पर एक ITCZ थ्योरी आती है जो कि वायुदाब पेटियों के विस्थापन के परिणाम स्वरूप मानसून के रूप में या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में आगमन की बात को क्लियर करता है। तो इसके परिणाम स्वरूप यह भी यहां बात करें, ITCZ के विस्थापन से ही मानसूनी पवनें भारत की ओर आती हैं। तो मानसूनी पवनों का जो पूरा सिस्टम है वो ITCZ के आधार पर तय होता है। तो इस आधार पर अगर हम यहां बात करें तो ITCZ के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही हम यहां पाते हैं कि इस तरह की यहां स्थितियों का निर्माण होता है। इसके बाद में हम फिर लास्ट पेटी की बात करते हैं। लास्ट वायुदाब पेटी की बात करें तो दोस्तों, अंतिम वायुदाब पेटी है उच्च वायुदाब की पेटी, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और इस पेटी के संदर्भ में बात करें तो ये उच्च वायुदाब पेटी जो तापमान के कमी के कारण या यूं कहें न्यून तापमान के कारण, ध्रुवीय क्षेत्र जो न्यून तापमान के क्षेत्र होते हैं, इस कारण से यहां उच्च वायुदाब की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इस पेटी का निर्माण निम्न ताप के कारण होता है, इसलिए इसे तापजन्य पेटी कहते हैं। और साथियों, ध्रुवों में न्यून तापमान के कारण ठंडी और भारी वायु के कारण यहां ठंडी और भारी वायु इस क्षेत्र में अवतलित होती हैं और इस कारण से इस उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। और यहां से पवनें हमेशा ध्रुवीय पवनों के रूप में, नैप के रूप में उत्तरी गोलार्ध में और सैप के रूप में दक्षिण गोलार्ध से उपध्रुवीय क्षेत्रों की ओर चला करती हैं। तो चलिए हम बात कर रहे हैं लास्ट वायुदाब पेटी की। इसका नाम है तापजन्य पेटी के अंतर्गत दूसरी और वैसे चौथी पेटी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। और इसका विस्तार कहां है? इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 85 टू 90 के बीच में देखने को मिलता है। विस्तार पचासी डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों ही गोलार्धों में, मतलब ये संख्या में 2 हैं दोनों गोलार्धों में। ठीक है, फिर बात करें यहां इसके निर्माण के संदर्भ में, तो निर्माण के संदर्भ में हमने कहा कि ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है वे सदैव हिमाच्छादित होते हैं और निम्न ताप के कारण यहां इस पेटी का निर्माण करते हैं। तो याद रखें, इस पेटी के संदर्भ में ध्रुवीय क्षेत्र निम्न तापमान, ध्रुवीय क्षेत्र निम्न तापमान के कारण क्षेत्र होने से यहां उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। यहां उच्च वायुदाब पेटी निर्मित होती हैं। उच्च वायुदाब पेटी निर्मित होती हैं। ठीक है, और फिर इसके अलावा एक और बात करें अगर, तो जैसा कि हमने अभी यहां बात की कि ध्रुवीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान के कारण, निम्न तापमान के कारण ठंडी और जो भारी वायु होती हैं वो इस क्षेत्र में अवतलित होती हैं।
या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ध्रुवीय क्षेत्रों में निम्न ताप के कारण ठंडी व भारी वायु के यहां अवतलन से उच्च वायुदाब क्षेत्र बनते हैं, उच्च वायुदाब क्षेत्र बनते हैं। तो विशेष रूप से यहां ध्यान रखें। और विशेषता यहां से पवन की बात की जाए तो यहां से एक पवन चलती है जिसे हम ध्रुवीय पवन कहते हैं। इस पेटी से ध्रुवीय पवन, जिसे हम उत्तरी गोलार्ध में नैप व दक्षिणी गोलार्ध में सैप, ध्रुवीय पवन नैप और सैप उपध्रुवीय क्षेत्रों की ओर चलती हैं, उपध्रुवीय क्षेत्रों की ओर चलती हैं। ठीक है, ये विशेष रूप से यहां पर याद रखिएगा। अब बात की जाए वायुदाब पेटियों की, तो यहां पर ये विशेष रूप से चारों ही वायुदाब पेटियों की हमने यहां पर बात क्लियर की। यहां चारों ही वायुदाब पेटियां क्लियर होती हैं। और इसके बाद में एक सामान्य रूप से मैं आपको जो हेडली कोष, फेरल कोष और जो ध्रुवीय कोष है उसके बारे में सामान्य से यहां पर आपको बताना चाहूंगा, ये क्या होते हैं और किस तरह से इनका निर्माण होता है। तो इसकी बात यहां पहले करें। और इसके साथ ही, क्योंकि वायुदाब पेटियों के लेवल की बात करें तो यहां तक पूरी होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ में ये इससे जुड़ी हुई हैं, इस कारण से हम यहां इसकी भी साथ में बात करते हैं, किस स्थान पर और कैसे इन कोष का निर्माण होता है। वायु परिसंचरण और किस तरह से इन वायु कोष का निर्माण होता है, हम यहां पर बात करें तो ये देखिएगा, जो यहां से मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, ये है 0 डिग्री रेखा। कौन सी है? 0 डिग्री या विषुवत रेखा है। इसे 0 डिग्री या विषुवत रेखीय क्षेत्र है, ये विषुवत रेखा का क्षेत्र। और इसके ऊपर की जो लेयर मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये लेयर साथियों इस भूमध्य रेखा से ऊपर की और जो ट्रोपोस्पास है, यानी कि क्षोभ सीमा है, इस क्षोभ सीमा का यहां पर क्षोभ सीमा के रूप में यहां पर मैं इसको यहां दिखा रहा हूं। यह है क्षोभ सीमा, ट्रोपोस्पास, या हिंदी में लिखें क्षोभ सीमा। यह है क्षोभ सीमा का क्षेत्र। अब इस बीच में भूमध्य रेखा से क्षोभ सीमा के बीच में जो 3 प्रमुख रूप से जो कोष बनते हैं, 3 प्रमुख रूप से जो कोष, जिसमें हम हेडली कोष, फेरल कोष और ध्रुवीय कोष की जब बात करते हैं, हम यहां बात करें कि किस तरह से यहां पे इनकी स्थिति होती है। तो जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि जो विषुवत रेखीय क्षेत्र होते हैं, विषुवत रेखीय क्षेत्र के अंतर्गत विशेष रूप से हम यहां बात करें तो यहां निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है। और निम्न वायुदाब की पेटी में विशेष रूप से जहां से पवनें गर्म होकर ऊपर की ओर उठती हैं और यहां से हेडली कोष का निर्माण होता है। यहां से ये प्रति व्यापारिक पवनों के रूप में ऊपर उठती हैं। तो यहां से देखिएगा, इस भूमध्य रेखा से, यहां से भूमध्य रेखा से इस तरह से पवनें ऊपर क्षोभ सीमा की ओर आती और ऊपर की ओर उठती हैं और यहां से प्रति व्यापारिक पवनों के रूप में पुनः नीचे की ओर अवतलित होना शुरू होती हैं। किस रूप में? प्रति व्यापारिक पवनों के रूप में। तो यहां ध्यान रखें, ये प्रति व्यापारिक पवनों के रूप में ये पुनः नीचे की ओर अवतलित होने लगती हैं। और ये नीचे कहां अवतलित होती हैं? ये अवतलित होती हैं दोस्तों यहां 30 डिग्री के उच्च वायुदाब क्षेत्र के पेटी पर, जिसे हम उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। यहां ये अवतलित हुई
कहां से प्रारंभ हुई थी? 0 डिग्री से प्रारंभ हुई थी और पुनः ये यहां अवतलित हुई। अब वापस से बात करते हैं तो इस उच्च वायुदाब पेटी के पास से पुनः जो पवनें अवतलित होती हैं, यहां आकर अवतलित होती हैं, उसमें हम यहां वापस से यहां बात करेंगे। ये 60 डिग्री को यहां इंगित कर रहा है, 60 डिग्री का। और साथियों सॉरी, ये यहां मैंने ये 90 डिग्री का क्षेत्र है, 90 डिग्री ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है, ये है विषुवत-रेखीय क्षेत्र, विषुवत रेखा। चलिए यहां 60 डिग्री से, जैसा कि हम इससे पहले ही हमने इसके बारे में भी बात की थी। अब बात करें फेरल कोष की। दोस्तों फेरल कोष की बात करें तो फेरल कोष का विशेष रूप से जो क्षेत्र है ये पछुआ पवनों का क्षेत्र है और पछुआ पवनों के इस क्षेत्र में विशेष रूप से 60 डिग्री का जो हम इसे हम उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी कह रहे थे, यहां से ये पवनें ऊपर की ओर उठती हैं और यहां से ऊपर उठने के बाद में इनका अवतलन होता है। पुनः कहां अवतलन हो रहा है? इस 30 डिग्री के क्षेत्र पर अवतलन हो रहा है। ये 30 डिग्री पर अवतलन हो रहा है प्रति पछुआ पवनों के रूप में और पुनः यहां से हाई प्रेशर से ये पवनें पुनः लो प्रेशर की ओर, यानी कि 60 डिग्री के लो प्रेशर का उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर इसका पुनः गमन होता है, क्योंकि पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चल रही हैं। तो ये जो क्षेत्र है ये हाई प्रेशर बेल्ट है और यहां का जो क्षेत्र था ये लो प्रेशर था और पुनः यहां लो प्रेशर का बेल्ट और यहां हाई प्रेशर का बेल्ट बनता है, हाई प्रेशर। ठीक है, तो इस तरह से ये किस तरह से आ रही है? ये प्रति पछुआ पवनों के रूप में आ रही हैं, प्रति पछुआ पवनें। इस कोष को नामकरण दिया गया, इसकी खोज सबसे पहले की थी फेरल ने, इस कारण से इसे फेरल कोष कहा जाता है। और फिर लास्ट हम बात करेंगे ध्रुवीय कोष की। इससे पहले यहां बात करें, इसकी कोष हेडली ने की, इसलिए इसे हेडली कोष कहा गया। तो हेडली कोष का क्षेत्र भूमध्य रेखा से 30 डिग्री के मध्य का, फेरल कोष का 30 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य और ध्रुवीय कोष की अब हम बात कर रहे हैं तो ध्रुवीय कोष के क्षेत्र है साथियों 60 से 90 डिग्री के बीच में। जैसा कि अभी हमने यहां ध्रुवीय पवनों के संदर्भ में, ध्रुवीय पेटी के संदर्भ में भी बात की थी कि यहां पर पवनों का अवतलन हो रहा है। कहां से अवतलन हो रही है? ये पवनें इस उपध्रुवीय क्षेत्र से आकर अवतलित हो रही हैं, यानी कि भारी होकर यहां इस ध्रुवीय क्षेत्र की ओर अवतलित होने से इस पेटी का भी निर्माण होता है और इस तरह से ये पुनः ध्रुवीय प्रति ध्रुवीय पवनों के रूप में पुनः चलती हैं, अवतलित हो रही हैं प्रति ध्रुवीय पवन के रूप में पुनः इसका अवतलन धरातल पर सतह पर हो रहा है। तो इस तरह से इस कोशिका नाम, इस कोष का नाम ध्रुवीय कोष है, ध्रुवीय कोष। तो साथियों इस तरह से ये कोष ध्रुवीय कोष कहा जाता है और ये है आपकी पृथ्वी की सतह का भाग। तो इस डायग्राम से उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे किस तरह से यहाँ की स्थितियों का निर्माण होता है। विशेष रूप से जहां हम इस कोष की बात करते हैं तो जैसा कि हमने अभी बात की, वो क्षेत्र जिसका जो क्षेत्र भूमध्य रेखा से 30 डिग्री के मध्य का क्षेत्र था, जिसकी खोज हेडली ने की, इस कारण से इसे हेडली कोष कहा जाता है और ये व्यापारिक पवनों का क्षेत्र है। जैसा कि हमने यहाँ कहा कि इस व्यापारिक पवनों में यहाँ प्रति व्यापारिक पवनों के रूप में पुनः अवतलित होती हैं, तो इस कारण से इसका नामकरण हमने यहाँ किया। तो ये क्षेत्र कैसा क्षेत्र है? ये ईस्टर्लीज के अंतर्गत व्यापारिक पवनों का क्षेत्र है, व्यापारिक पवन क्षेत्र हैं। और जहां हम फेरल कोष की बात कर रहे थे, इसकी खोज फेरल ने की थी, इस कारण से। और यह क्षेत्र है पछुआ पवनों का क्षेत्र, पछुआ पवनों का क्षेत्र है। और यह क्षेत्र है साथियों पोलर विंड्स का, अर्थात ध्रुवीय पवन का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। यहां अगर आप इसे विशेष रूप से यहाँ अधिक इसको डिटेल करने की आवश्यकता यहाँ नहीं है, क्योंकि स्पेशली इनके संदर्भ में पूछा जाता है स्कूल लेक्चर्स या कॉलेज लेक्चर्स के अंतर्गत, तो इसलिए हम यहाँ ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं। फिर भी मैं यहाँ पर इसके बारे में अब सामान्यतः यहाँ इस डायग्राम के माध्यम से समझा चुका हूँ कि ये जो कंसेप्ट है वो किस तरह से लागू होता है, किस तरह से यहाँ पर अप्लाई होता है। तो वापस से मैं हेडली कोष और इसको सामान्य रूप से आपको यहाँ बताना चाहूंगा और पुनः आप चाहें तो इससे नोट डाउन कर सकते हैं। साथियों, धरातलीय व्यापारिक पवनें
जो कि डोल्ड्रम से ऊपर उठकर ट्रोपोस्पास यानी कि ये जो ट्रोपोस्पास है क्षोभ सीमा है, यहां से टकराकर प्रति व्यापारिक पवनों के रूप में पुनः ये प्रति व्यापारिक पवनों का निर्माण करती हैं और यही प्रति व्यापारिक पवनें पुनः अश्व अक्षांश या जो आपकी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी थी यहां आकर अवतलित हो रही हैं और इसके अवतलन के बाद पुनः ये व्यापारिक पवनों का निर्माण करती हैं और इस तरह से ये नेट पवनों के रूप में उत्तरी गोलार्ध में और सेट पवनों के रूप में ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। इस तरह का ये जो पूरा सर्कल चलता है इससे हेडली कोष कहा जाता है। इसकी खोज हेडली ने की थी, इस कारण से इस परिसंचरण को, इस पवन परिसंचरण को कहा जाता है हेडली कोष। और पुनः हम इसको और ज्यादा यहां डिटेल करेंगे जब पवन परिसंचरण को पढ़ेंगे, उसमें और ज्यादा यहां डिटेल किया जाएगा। फिर बात करें फेरल कोष की, तो दोस्तों फेरल कोष के संदर्भ में कि धरातलीय पछुआ पवने, ये जो धरातलीय पछुआ पवने हैं ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ये है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। इस पेटी से प्रति पछुआ पवनों के रूप में यहां से ऊपर उठती हैं और प्रति पछुआ पवनों से के रूप में ऊपर उठकर ये अश्व अक्षांशों पर, यानी कि यहां वापस से अश्व अक्षांश का क्षेत्र आ गया, यहां अवतलित हो रही हैं। इस कारण से इस मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में एक पवन परिसंचरण का निर्माण होता है, इस एक सर्कल का निर्माण होता है जिसकी खोज विलियम फेरल ने की। इस कारण से इसे फेरल कोशिका के नाम से जाना जाता है, इसे फेरल कोष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब फिर लास्ट बचती है ध्रुवीय कोष। तो ध्रुवीय कोष के बारे में बात करें तो साथियों यहां यह जो क्षेत्र है इसका 60 से 90 के बीच में है, 60 से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच, दोनों गोलार्धों में पोलर सेल भी कहते हैं। धरातलीय ध्रुवीय पवने और क्षोभ सीमा की प्रति ध्रुवीय पवने जिस परिसंचरण का निर्माण कर रही हैं, ये क्षोभ सीमा की प्रति ध्रुवीय पवने हैं और ये इस धरातल की ध्रुवीय पवने हैं, ये जिस परिसंचरण का निर्माण करती हैं इसे ध्रुवीय कोष के नाम से जाना जाता है। साथियों प्रति ध्रुवीय पवन की बात की जाए तो ये उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ट्रोपोस्पास के पास में चला करती हैं, क्षोभ सीमा के पास में चलती हैं। जिस तरह से क्षोभ सीमा के पास में प्रति पछुआ पवनें चल रही थी, जिस तरह से क्षोभ सीमा के पास में प्रति व्यापारिक पवनें चल रही थी। तो इस तरह से ये पूरा इस वायु कोष का, इस पवन परिसंचरण का भी यहाँ साथ में आपके लिए, आपके अतिरिक्त जानकारी के लिए यहाँ डिटेल कर दिया है। तो इस वायुदाब के चैप्टर को आज यहीं पर पूरा करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। कल एक नए टॉपिक के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।